दोस्तों ये बात है 23 दिसंबर सन 1902 की कि जब बड़ोदरा में कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था। कुश्ती तो चल ही रही थी, पहलवानों ने अब अपने अलग अलग तरह के जौहर दिखाने भी शुरू किए। वहां पर मौजूद एक 1200 किलो का पत्थर था। सारे पहलवानों ने बारी बारी उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसको उठा नहीं सका। तभी एक और इंसान आगे बढ़ा कि जो बाकी के मुकाबले में हाइट में कम था, जिसकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो की अंत तक देखिएगा। वीडियो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत बेहतरीन वीडियो और एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो उसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिसको हम सब जानते हैं गामा पहलवान के नाम से। दरअसल वो गामा पहलवान कहाँ का रहने वाले थे, कब की उनकी पैदाइश थी, ये कुश्ती का उनका भूत कैसे सवार हुआ और उन्होंने दुनिया में तमाम पहलवानों को हरा दिया। उनको कोई हरा नहीं पाया आज तक, ये समझ लीजिए। इतने बड़े पहलवान की, गामा पहलवान की ये कहानी है। इसको वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो लगेगी आप लोगों को। और गामा पहलवान के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। गामा पहलवान कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और वो उनका इंतकाल कहाँ हुआ, किन हालातों में हुआ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों ये बात है 23 दिसंबर सन 1902 की कि जब बड़ोदरा में कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था। कुश्ती तो चल ही रही थी, पहलवानों ने अब अपने अलग अलग तरह के जौहर दिखाने भी शुरू किए। वहां पर मौजूद एक 1200 किलो का पत्थर था। सारे पहलवानों ने बारी बारी उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसको उठा नहीं सका। तभी एक और इंसान आगे बढ़ा कि जो बाकी के मुकाबले में हाइट में कम था, जिसकी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच के करीब ही थी। इसीलिए तमाम लोगों ने उसको मजाक की नजर से भी देखा कि भला ये इंसान क्या कर सकेगा। लेकिन उस कम हाइट वाले इंसान ने बड़ी ही गौर से उस पत्थर को देखा, फिर उस पर एक हाथ लगाया, फिर उस पर दूसरा हाथ लगाया और देखते ही देखते वो पत्थर जरा सी देर में जमीन के ऊपर था। वहां पर मौजूद ये जो बड़े बड़े पहलवान थे, ये देखकर हैरानी से अपने दांतों के नीचे उंगली दबा कर रह गए। दोस्तों ये हद से ज्यादा भारी पत्थर आज भी बड़ोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि इस पत्थर को 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद ने उठाया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये गुलाम मोहम्मद कौन है। तो चलिए अब आपको इस इंसान का वो नाम बता देता हूँ कि जो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऑलरेडी मौजूद ही होगा, और वो नाम है गामा पहलवान। वही गामा पहलवान के जिनको रुस्तमे हिंद, रुस्तमे जमाना और न जाने कौन कौन से बड़े नामों से भी याद किया जाता है। गामा पहलवान की हैसियत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रूस ली को भी इनका गुरु माना जाता है, क्योंकि ब्रूस ली जैसे इंसान को भी इनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के दतिया इलाके से। 19वीं सदी की बात है, जब इस इलाके के राजा हुआ करते थे भवानी सिंह, के जिनको पहलवानी का बहुत शौक था। इसी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े और मशहूर पहलवानों से उनकी जान पहचान और दोस्ताना भी हुआ करता था। इन्हीं में से एक नाम था अजीज बख्श, के जिनकी मौत की वजह से अब उनके दोनों बेटों को भवानी सिंह ने अपने अंडर में ले लिया था और उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाने की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। और अजीज बख्श के इन्हीं दोनों बेटों में से एक का नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श और दूसरे का नाम था इमाम बख्श। इनमें से जो गुलाम मोहम्मद बख्श थे, उनको घर पर लोग गामा कहते थे, तो इसीलिए वो हर जगह ही अब गामा के नाम से मशहूर हो गए। इन दोनों ही भाइयों ने पंजाब के एक फेमस पहलवान यानी कि माधव सिंह के साथ पहलवानी सीखी थी और अभी लगभग 10 साल ही उम्र रही होगी कि जब इन्होंने एक कंपटीशन में भी हिस्सा ले लिया। हुआ ये था कि उस दौर में जोधपुर के जो राजा थे वो एक कंपटीशन करवा रहे थे, जिसका मेन मकसद था सबसे ताकतवर आदमी को चुनना। यानी जो पहलवान भी इस पूरे कंपटीशन में, इस पूरे टूर्नामेंट में लास्ट तक पहुंचता, जाहिर है वही विनर बनता और उसी को सबसे ताकतवर आदमी का टाइटल दिया जाता। पूरे इंडिया से लगभग 400 से भी ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया था और ये सारे ही लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और एक्सपीरियंस हर मामले में एक से बढ़कर एक थे। इस टूर्नामेंट में मुश्किल से मुश्किल कसरत या मुश्किल से मुश्किल कारनामे करके दिखाने होते थे और जो भी नहीं कर पाता था वो जाहिर है हार कर बाहर हो जाता था। मानो ये नॉकआउट मुकाबले थे कि जो जीता वो आगे वाले राउंड में पहुंच गया और जो हारा वो बाहर होता चला गया। आखिर में पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 ही पहलवान बचे थे और उन 15 पहलवानों में से एक 10 साल का लड़का यानी कि गामा पहलवान भी था। जोधपुर के राजा तो इसी बात से हैरान थे कि इतना कम उम्र का ये लड़का इतने उम्र दराज पहलवानों में इतना आगे तक कैसे पहुंच गया। और आखिर में राजा साहब की तरफ से गामा पहलवान को ही विनर घोषित कर दिया गया। और यही वो पहला वक्त था कि जब पूरे भारत की नजर गामा पहलवान पर पड़ी थी और पूरे ही भारत के लोग गामा पहलवान को जानने लगे थे। लेकिन दोस्तों किसी को शायद अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि इसके बाद अगले 50 सालों तक गामा पहलवान पहलवानी करते रहे और अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं हारे। पूरी दुनिया में नाम कमाया, दुनिया के उस दौर के जो सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर पहलवान थे उन सभी को हराया। दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार हराया और कई बार तो चैलेंज करके भी हराया। और इसी शोहरत और काबिलियत का ही नतीजा था कि ब्रूस ली जैसा इंसान भी उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। माना जाता है कि गामा पहलवान की तरफ से हर दिन 5000 दंड और 3000 पुशअप मारे जाते थे। और डाइट यानी कि उनकी खुराक की बात करें तो वो 6 देसी मुर्गे, 10 लीटर दूध, आधा किलो देसी घी और इसके अलावा ऊपर से बादाम की टॉनिक, ताकि चुस्ती और दिमागी ताकत मेंटेन रहे। हैरानी की बात तो ये है कि गामा पहलवान ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही उस दौर के रुस्तमे हिंद को चैलेंज कर दिया था। रुस्तमे हिंद एक टाइटल हुआ करता था जो उस दौर में उस पहलवान को दिया जाता था कि जिसको यूनाइटेड इंडिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरे ही इलाके का सबसे बड़ा पहलवान मान लिया जाता था। उस दौर में रुस्तमे हिंद का ये टाइटल रहीम बख्श सुल्तानी वाला के पास हुआ करता था, जिनकी हाइट गामा पहलवान से लगभग 2 फीट ज्यादा थी। वैसे तो
तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पहलवानी में हाइट का फायदा हद से ज्यादा मिलता है, लेकिन गामा पहलवान को अपनी कम हाइट होने की ना तो कभी चिंता होती थी और ना ही उनको इससे फर्क पड़ता था। गामा पहलवान की तरफ से रुस्तम हिंद रहीम बख्श को चैलेंज तो कर दिया गया था, मगर उस दौर में लोगों का यही मानना था कि गामा पहलवान कभी रहीम बख्श के सामने टिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई रहीम बख्श न सिर्फ हाइट में ही ज्यादा थे बल्कि लंबा एक्सपीरियंस था और जाहिर है जब रुस्तम हिंद बने थे तो बहुत सारे बड़े बड़े सूरमाओं को हराकर ही बने होंगे। जबकि दूसरी तरफ गामा पहलवान न सिर्फ हाइट में कम थे बल्कि अभी नए नए थे, लेकिन मुकाबला तो होना था और आखिरकार पहली बार ये दोनों आमने सामने आए। दोनों ने एक से बढ़कर एक पैतरे अपनाए और एक दूसरे को मात देने की कोशिश की, लेकिन ये मुकाबला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई घंटों तक चलता रहा और कोई भी ना तो हार रहा था और ना ही जीत रहा था। कई घंटों तक जब लड़ते लड़ते दोनों ही पहलवान थक कर चूर हो गए तो फिर इस मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। कहने को तो ये मुकाबला ड्रॉ था, लेकिन फिर भी इस मुकाबले ने पूरे इंडिया में गामा पहलवान को स्टार बना दिया, क्योंकि रुस्तम हिंद से इतनी कम उम्र में मुकाबला ड्रॉ करवा देना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन गामा पहलवान तो भाई अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ वक्त के बाद उन्होंने एक बार फिर से रुस्तम हिंद को चैलेंज कर दिया और इस बार वो और भी ज्यादा तैयारी के साथ आए। मुकाबला शुरू होते ही इस बार गामा पहलवान ने एग्रेसिव मूड में जबरदस्त दांव चलने शुरू कर दिए। हालात तो ऐसे बने कि बीच कुश्ती में ही न सिर्फ गामा पहलवान की नाक से खून निकलने लगा बल्कि उनका एक कान भी कट गया, लेकिन गामा पहलवान हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। न ही किसी भी हाल में ये मुकाबला रुका और जब ये मुकाबला रुका तो अब गामा पहलवान रुस्तम हिंद को हरा चुके थे। इन दोनों के बीच की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि गामा पहलवान और रहीम बख्श के बीच एक तीसरा और आखिरी मुकाबला 1911 में इलाहाबाद के अंदर हुआ और इस बार तो रहीम बख्श का ये जो रुस्तम हिंद का टाइटल था यही दांव पर लगा हुआ था। उस दौर तक गामा पहलवान भी ऑलरेडी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे, वो भी एक ऐसे पहलवान के तौर पर कि जिन्होंने कभी कोई मुकाबला हारा ही नहीं था। पिछली बार की तरह इस बार भी गामा पहलवान पूरी तैयारी के साथ थे और एग्रेसिव मूड में थे। बिल्कुल शुरुआती मुकाबले में ही गामा पहलवान ने ऐसा दांव खेला और इतनी जबरदस्त तरीके से रहीम बख्श को पछाड़ा कि रहीम बख्श जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैनेजमेंट के लोग फौरन उनके पास पहुंचे। वो जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहे थे कि शायद उनकी पसली टूट गई है और रहीम बख्श उस वक्त हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने जब देखा तो बताया कि हाँ, पसली तो नहीं टूटी है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि जिसको रहीम बख्श बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब रहीम बख्श का लड़ना भी इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स के ये कहने के बाद ही अब गामा पहलवान को विनर घोषित कर दिया गया और इस तरह से गामा पहलवान बन गए रुस्तम हिंद। वैसे तो गामा पहलवान ने इस मुकाबले के बाद भी लगातार मुकाबले खेलने जारी रखे और जाहिर है जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि सारे ही मुकाबले जीते भी, लेकिन फिर भी वो अक्सर यही कहा करते थे कि उन्होंने इतनी कुश्तियां लड़ी लेकिन सबसे मुश्किल कुश्ती उनकी जिंदगी की वही थी कि जो उन्होंने रहीम बख्श से लड़ी थी। बल्कि गामा पहलवान ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारे खेल में अपने से बड़े और काबिल इंसान को गुरु माना जाता है, इसीलिए मैंने भी रहीम बख्श से 2 कुश्तियां जीती तो थी, लेकिन दोनों ही कुश्तियों के बाद मैं उनके कदमों की धूल को अपने माथे से लगाना नहीं भूला था। दोस्तों 1911 आते आते गामा पहलवान अब रुस्तम हिंद यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान तो बन ही चुके थे। इस पूरे ही इलाके में कोई भी ऐसा अहम और मशहूर पहलवान नहीं बचा था कि जिसको गामा पहलवान ने चित न किया हो। इसीलिए अब उनकी नजर पड़ी बाकी दुनिया पर यानी कि इंटरनेशनल पहलवानों पर। उन्होंने लंदन का रुख किया क्योंकि उस दौर में लंदन के अंदर एक हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट होने वाला था। गामा भी उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि हैवीवेट कैटेगरी के हिसाब से गामा का जो वजन था वो कम पड़ रहा था, इस वजह से उनको इसमें हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। लेकिन गामा भी भला कैसे मानने वाले थे, उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और इस टूर्नामेंट में आने वाले सभी पहलवानों को ही चैलेंज कर डाला। उन्होंने कहा कि 3-3 पहलवानों से एक साथ लड़ूंगा और 30 मिनट के अंदर तीनों को ही रिंग से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन लंदन में दुनिया भर से आए हुए इन मशहूर पहलवानों में से किसी ने भी गामा पहलवान की इस बात को सीरियसली ही नहीं लिया, यानी उनको भाव ही नहीं दिया, जिसकी वजह से अब गामा पहलवान ने अपना तरीका थोड़ा सा और बदला और इन सबको लालच देने की कोशिश की और कहा कि लंदन का अगर कोई भी पहलवान मुझको हरा देता है तो इनाम के 5 पाउंड मैं अपनी जेब से दूंगा और हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगा। लेकिन गामा पहलवान का ये तरीका भी कारगर साबित नहीं हुआ। आखिर में गामा पहलवान ने उस दौर की दुनिया के जो कुछ सबसे मशहूर हैवीवेट रेसलर्स थे जैसा कि स्टैनिस्लॉस ज़िबेस्को और फ्रैंक गॉज वगैरह, उनको नाम लेकर ही चैलेंज कर डाला। लेकिन गामा पहलवान का दुनिया के जिस मशहूर रेसलर ने सबसे पहले चैलेंज एक्सेप्ट किया वो थे अमेरिका के बेंजामिन रोलर। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और अभी सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड ही हुए थे कि रोलर चारों खाने चित पड़े हुए थे। ये पूरा मुकाबला लगभग 9 मिनट 10 सेकंड के करीब चला और आखिर में गामा ने ये मुकाबला जीत ही लिया था। चैलेंज करके इतने बड़े पहलवान को इस तरह से हरा देने से फौरन सनसनी फैल गई और फिर अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को और चित किया, जिसकी वजह से उस दौर में वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी लोग बड़े बड़े टूर्नामेंट कराया करते थे वो अब हाथ जोड़ जोड़ कर गामा पहलवान को अपने इलाके में लाना चाह रहे थे, क्योंकि जाहिर है उससे इनके इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगने वाले थे और कमाई बढ़ने वाली थी। माना जाता है कि उन 2 दिनों के अंदर गामा पहलवान ने लगभग 15 पहलवानों को एक एक करके हरा के इसी तरह से टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन मेन मुकाबला तो स्टैनिस्लॉस ज़िबेस्को के साथ था, जिनका नाम लेकर गामा पहलवान ने चैलेंज किया था और अब तो गामा पहलवान ने पहले ही सनसनी फैला दी थी, तो इसी वजह से दुनिया की नजर इस मुकाबले के ऊपर थी। अब जब दुनिया की नजर भी इस मुकाबले पर थी तो इस मुकाबले के इनाम को भी बढ़ा दिया गया था और अब जीतने वाले को मिलना थे 250 पाउंड के, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। इसके अलावा विजेता को एक बेल्ट भी मिलना थी जो मानो एक तरीके से सिंबल थी वर्ल्ड चैंपियन होने का, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान होने का। वैसे तो ज़िबेस्को का वजन हद से ज्यादा हुआ करता था तो इसीलिए लोगों को कड़े मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन 1 मिनट ही हुआ था कि गामा पहलवान ने ज़िबेस्को को उठाकर इस तरह से पटका कि वो बहुत देर तक दोबारा उठ ही नहीं सके और जब वो उठ नहीं सके तो फिर इस मुकाबले को भी ड्रॉ करार दे दिया गया। जब मुकाबला ड्रॉ हो गया तो वो बेल्ट भी किसी को नहीं मिली, जो बेल्ट इस बात की निशानी थी कि ये इंसान वर्ल्ड चैंपियन है, तो इसीलिए अब ये बेल्ट किसे दी जाए इस बात का फैसला करने के लिए इन दोनों के बीच ही एक और मुकाबला फिक्स किया गया। एक हफ्ते के बाद जब मुकाबले का दिन आया तो रिंग के अंदर गामा पहलवान तो पहुंचे लेकिन ज़िबेस्को आए ही नहीं। बड़ी देर उनका इंतजार हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि
लो भाई ज़िबेस्को डर गए हैं। और जब काफ़ी देर तक इंतजार करने के बावजूद ज़िबेस्को आए ही नहीं तो गामा पहलवान को ऑटोमेटिकली विनर घोषित कर दिया गया और वो बेल्ट भी उनके हाथ आ गई और इस तरह से वो अब रुस्तमे हिंद के साथ साथ रुस्तमे ज़माना भी बन गए। दोस्तों जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि गामा पहलवान ने जिंदगी भर बेशुमार मुकाबले लड़े और सारे ही जीते और उनकी पहलवानी और उनकी बहादुरी और ताकत से जुड़े हुए इतने ज्यादा किस्से हैं कि वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल अब इतना समझिए कि 1878 में पैदा होने वाले गामा पहलवान ने 1952 में जाकर संन्यास लिया था, मतलब तब तक वो लगातार कुश्ती लड़ते रहे थे। इस हिसाब से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये 70 साल से ऊपर की उम्र में भी कुश्तियां लड़ रहे थे। 1947 में देश की आजादी के साथ ही जब देश का बंटवारा हुआ तो गामा पहलवान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। मगर हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा शोहरत कमाने के बावजूद और इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद गामा पहलवान के आखिरी दिन बड़े ही दर्द भरे गुजरे। गामा पहलवान के कुल 5 बेटे 4 बेटियां थीं, मगर उनके ये सारे ही बेटे कम उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। माना जाता है कि 1945 में जब उनके सबसे छोटे बेटे की मौत सिर्फ 13 साल की उम्र में हुई तो गामा पहलवान अंदर से पूरी तरीके से टूट गए थे। आखिरी दिनों में उनके हालात इतने बिगड़ गए थे कि उनको परिवार समेत रावी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा था। आखिरी उम्र में उनको खतरनाक बीमारियों ने बड़ी ही तेजी के साथ जकड़ा था, जिसकी वजह से अब उनको इलाज की खातिर अपनी सोने और चांदी की ट्रॉफीज तक बेचनी पड़ी थी। अब क्योंकि गामा पहलवान तो पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम रहे थे, इसीलिए जैसे ही उनके इन हालात की खबर दुनिया में फैली तो फौरन इंडिया से भी कुछ आवाजें उठी। मिसाल के तौर पर पटियाला के महाराज और बिरला ग्रुप ने गामा पहलवान की मदद के लिए पैसे भेजने की पेशकश की, मगर जब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि गामा पहलवान की हालत अब हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इन्हीं हालात में ही फिर पाकिस्तान के लाहौर के इलाके में 23 मई 1960 के दिन लगभग 82 साल की उम्र में गामा पहलवान की मौत हो गई थी। तो ये थी हमारी दुनिया के इतिहास के सबसे मशहूर तो दोस्तों ये तमाम एक्शन जो हमने देखा हमारे मशहूर इंडिया जो पहलवान थे गामा पहलवान, ये पूरी उनकी कहानी थी। ये उनकी पैदाइश से लेकर उनका इंतकाल तक के। तो वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।